अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। अब आपको ये बताऊंगा कि एक ज़माने में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी नज़र आती थी कि जमहूरियत नाफिज कर दे वरना जमहूरियत आप पर हमला आवर हो जाएगी। दुनिया का कौन सा खित्ता है जहां अमरीका ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात का ढिंडोरा नहीं पीटा होगा। अमरीका ने हर जगह टांग अड़ाई, कई बादशाहों को अहम इत्तेहादी करार देकर सपोर्ट किया और कहीं जानबूझकर लोगों के मुंतखब जमहूरी लीडर्स का बगावत के ज़रिए उनका तख्ता ही उलटवा दिया। लेकिन उर्दू का एक मुहावरा नाज़रीन कि घर को अगर आग लग गई है तो घर के चिराग से ही लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में वहाँ सफ़ेद फार्म कुछ इस तरह से फॉर्म में आए हैं कि बाकी अक़वाम खुसूसन सियाह फार्मों और बाहर से आए इमिग्रेंट्स का जीना मुहाल कर दिया गया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि ट्रंप को जो बाइडन के हाथों सदारती इलेक्शन में शिकस्त हो गई है। नाज़रीन, अब हालत ये हो गई है कि ट्रंप के हामियों ने अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला कर दिया है और जिन रिवायात पर अमरीकी बड़े नाज़ा थे कि उनका सरे चौक आज ये जुलूस निकल गया है। अमरीका जो काम दूसरे मुल्कों में करता था अब खुद उसको उन्हीं हालात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप पर बराह रास्त हमले का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है और नाज़रीन, अब आगे क्या होता है इसी हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है अब, लेकिन जाहिर ये है कि अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसके हालात की ख़राबी के दुनिया पर अब असर क्या होंगे, इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ठीक है, तो नाज़रीन इसी पर बात करेंगे और आपसे अपने पैनल का जो है वो तारुफ भी करवा देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे अली यूसुफ साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और उनके हमरा मौजूद होंगे हुमा बकाई साहब प्रोफेसर जो कि माहिर आलमी उमूर हैं, और साथ ही साथ उनके हमरा होंगे सैयद नईरुद्दीन साहब जो कि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर। सबसे पहले सब सवाल मैं कर लेता हूँ प्रोफेसर साहब आप ही से कि अमरीकी कांग्रेस की बिल्डिंग पर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ हमला कर दिया, इसको आप कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल मैं क्या पूरी दुनिया हैरान थी और लाइव कवरेज जो हुई इसकी यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे भी इसको बहुत समझिए तशवीश की निगाह से देखा गया और अब उस तशवीश के हवाले से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए जो ट्रंप की कैबिनेट में हैं। नेल्सन पेलोसी ने तो इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि शायद उन्हें फोर्सफुली रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके साथ साथ आपने ये देखा कि अब जो मेयर हैं वॉशिंगटन की, उन्होंने कहा कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता चला जाए कि पुलिस जो कि वो वहाँ मौजूद थी उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस क्यों खामोश रही इस पूरी सूरत हाल को, और फौज को बुलाना पड़ा। और ये इतनी सूरत हाल खराब हुई कि वहाँ पर 4 अमवात हो गई, लोग छुपे, वैंडलाइज किया गया और पूरी दुनिया में समझिए अमेरिका की इन समवेज सुबकाई हुई। लोगों ने कहा कू हो गया है। कू तो नहीं हुआ, मेरा ख्याल है अमेरिकन सिस्टम में इतनी रेजिलियंस है कि वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और ऑलरेडी आपने देखा कि विद इन आवर्स वैलिडेट हो गई बाइडेन की प्रेसिडेंसी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला मेरे ख्याल है इससे आगे है। मसला ये है कि जैसे अभी ट्रंप की जो उनकी ओबामा की जो किताब आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कभी इतना पोलराइज्ड अमेरिका अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। मैंने सेनेटर भी रहा, मैं दूसरी जगहों पे भी मैंने सर्व किया, मैंने 8 साल एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया, लेकिन ऐसा अमेरिका मैंने नहीं देखा। तो लेकिन वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रहे, वो अपनी बातों को मुसलसल कवर किए जा रहे हैं जी, मुसलसल अपनी बातों को कवर दे रहे हैं और कंट्रोल्ड अब भी नहीं है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंट्रोल तो ये इमीडिएटली हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस वो हिस्ट्री मेकिंग इलेक्शंस, इससे ज्यादा वोट कभी किसी रिपब्लिकन कैंडिडेट को नहीं पड़ा जितना कि ट्रंप को पड़ा, और ट्रंप को वोट उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ा। वाइट सुपरमिस्ट जो थे उन्होंने उसको वोट डाला, मिडिल क्लास लोगों ने उसको वोट डाला, जबकि जो बाइडेन को वोट पड़ा है वो भी हिस्टोरिकल नंबर है, लेकिन बाइडेन की स्ट्रेंथ पे वोट नहीं मिला, उसको ट्रंप के अगेंस्ट वोट मिला है। और देखिए जिन लोगों के इंटरव्यूज किए गए ना, जिनको वहां से पकड़ा गया कैपिटल हिल से कुछ लोगों ने, या जिनको रेस्क्यू किया गया, उनसे पूछा कि आप क्यों यहाँ आए थे और आपने क्यों कैपिटल हिल पे हमला किया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी हम तो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, हम अमेरिका में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। अब जो कुछ भी ट्रंप
ने छोड़ा है, या जिसको अब उर्फे आम में ट्रम्पिज्म कहा जा रहा है या ट्रम्प की बखियाजात कहा जा रहा है, वो ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकती। हर जगह बाइडेन को रेजिस्टेंस आएगी, चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे ईरान से ताल्लुकात हो, चाहे अफवाज को वापस बुलाना हो। और देखिए ट्रम्प बड़ा डिफाइंट बंदा है, उसने अभी 3 दिन पहले बहुत जबरदस्त किस्म की सैंक्शन स्लैप किए ईरान के ऊपर। इसका मतलब है कि वो इस डिफाइंट मोड में रहेगा, और जब उसको बाइडेन ने कहा कि आप टीवी पे जाएं और लोगों से कहें कि वापस हो, तो वहां भी उसने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस, उसने इस एक्शन को बुरा नहीं कहा। पहले उनको आने को कहा और फिर इस एक्शन को बुरा नहीं कहा, और उनका अमन की खातिर आप वापस चले जाएं क्योंकि सूरत हाल बिगड़ गई है। इतनी बड़ी तादाद थी, आपको पता है कि जब क्राउड्स अटैक करते तो फिर उनको किसी को उसका मुद्दर इल्जाम ठहराना या सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेयर ने कहा है कि लोगों को आइडेंटिफाई करें, लेकिन जब इतने बड़े मशरे में आप कितने लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, किसको सजा देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये नहीं है कि अब कल क्या हुआ, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस ट्रम्पिज्म ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में जड़ें पकड़ ली हैं, उस ट्रम्पिज्म का ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। और दूसरी अहम बात ये कि क्या ग्लोबल लीडरशिप वाकई अमेरिका के हाथ से निकल गई है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्लोबल लीडरशिप अमेरिका के हाथ से निकल गई है तो फिर ये ग्लोबल लीडरशिप कहाँ जाएगी। ठीक है, अच्छा नैयर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नैयर साहब, आपने यकीनी तौर पे मुलाहजा फरमाई है प्रोफेसर साहबा क्या बोल रही हैं। कैपिटल हिल से जो गिरफ्तारी हुई हैं उन लोगों का ये मानना है कि हम रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और ट्रंप ने ये कह दिया बाकायदा तौर पे कि रेवोल्यूशन लेके मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है, जिन रवायत पर अमेरिका हमेशा से बड़े नाज़र रहे हैं उनका सरे चौक जो है जुलूस निकल गया है। जी, आप सही फरमा रहे हैं। और जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक एक पुलिस वाला भी जख्मी जो था उसकी भी डेथ हो गई। तो टोटल तो अब गिनती में 5 लोग हो गए। एक खातून है जिसे गोली लगी, और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मेडिकल इमरजेंसी में डेथ हुई, और एक ये पुलिस वाला जो जख्मी था। ये तो मतलब कैजुअलिटी है, लेकिन सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो आप सही फरमा रहे हैं कि अमेरिकन यूनिटी को लगी है। कोई भी मुल्क इस तरह से नहीं तबाह होता कि जी आप उसकी बिल्डिंगें गिरा दें या वहाँ धमाके कर दें। सही बात है। जो मुल्क तबाह होता है वो जिस यूनिटी से तबाह होता है। और ये अमेरिकन अनार्की जो है, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया गया कि क्या अब इससे जो अमेरिकन एक वर्ल्ड लीडरशिप थी उसको धचका लगेगा। बिल्कुल धचका लगेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान है वो इस वक्त जो दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, मोदी एंड कंपनी, ये लोग परेशान हैं। जमहूरियत क्या है, यहाँ तो फाशिज्म है। और वहाँ पर भी देखें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उसने आते ही पहला काम ये किया था कि जी मुसलमान मुल्कों पे ट्रैवल की वहाँ पाबंदी लग गई थी। आप 4 साल अगर पीछे जाएं तो लगता ये था कि अमेरिका को काट दिया गया है मुसलमान मुल्कों के लिए। सही बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने जनाब एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी हम यहाँ पे एक वॉल बनाएंगे मैक्सिको के साथ। तो वो मेरा मतलब है कि ऐसी ऐसी बातें सोची गई जो कि एक फाशिस्ट मुल्क सोच सकता है और एक ऐसा मुल्क सोच सकता है जिसमें दुनिया को लीड करने की अहलियत नहीं है। आप देखें कि कितना छोटा मुल्क है इंग्लैंड, और उसमें लंदन में जब फसादात हुए तो वो लोग उन्होंने क्रैकडाउन किया, और ऐसा क्रैकडाउन किया जो मिसाली बन गया। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं भी और किसी भी जगह बिगड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जो आप इक़दाम करते हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि दोबारा ये रिपीट ना हो वाकया। लंदन में आपको पता है कि जो फसादात हुए उसके बाद रात को उन्होंने अदालतें लगाई और बड़ी मेहनत की और एक एक कैमरे से लोगों को पकड़ के सजाएं दी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक तमाशा लगा हुआ है। सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सफेद फार्म लोगों ने किया। यही काम अगर क्या फार्म करते, सही बात तो है, आज वहाँ पर भी मार्शल लॉ लग जाता। इन्होंने कयामत बर्पा कर देनी थी। ठीक है अली भाई, आपकी जाने मानना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है प्रोफेसर साहबा ने। ग्लोबल लीडरशिप कहाँ जा रही है, और नैयर साहब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार यकीनी तौर पे परेशान होगी, लेकिन अमेरिका ने तो हमेशा जमहूरियत का पाठ पढ़ाया और सबको जमहूरियत सिखाई है, लेकिन आज खुद कहाँ खड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इनके जो हमारे जो तजज़ियाकार हैं, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, इनकी
इनकी बातों से काफी हद तक मैं बिल्कुल ठीक ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये वाकई हकीकत बात है कि इस वक्त जो ये सरमायादाराना कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, इसका टोटल फेलियर हमें इस वक्त नजर आता है। और ये अभी से नहीं, देखें कोई भी जो एक डिसाइसिव टाइम होता है जिसके ऊपर हम जो है वो बात कर लेते हैं कि ये कैपिटल हिल्स के अंदर ये कितना बड़ा वाकया हो गया, लेकिन ये अमेरिका के अंदर जो एक बेचैनी जो थी ना कंडीशन, वो पिछले 4-5 साल से थी, या जब जो ट्रम्प जो इलेक्शन जीते थे वो भी उसके बारे में कहा जाता है कि वो भी एक बड़े कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। और उसके बाद फिर वो जीते जिसमें रशियन सीक्रेट सर्विसेज वगैरह जिसके अंदर इन्वॉल्व थी, बाकायदा तौर पर ये कहा जाता था इनका मुआवजा भी हुआ था इस हवाले से। तो ट्रम्प एक हवाले से फिर उनके जो उनकी पोजीशंस थी, जैसे अपना नैयर साहब ने बात की कि वो मैक्सिको के हवाले से उन्होंने जो वॉल के ऊपर बात की, व्हाइट सुपरमेसी की बात की, ये सब चीजें नजर आती है कि ओवरऑल हमें नजर आते हैं। फिर ब्लैक लाइव्स मैटर अच्छा अली भाई, वैसे मैं चाहता ही नहीं कहता कलामी करना, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा हम एक चीज देखते हैं कि धांधली का जो रोना है वो हर कंट्री में रोया जाता है, लेकिन अगर बात अमेरिका की कर ली जाती तो वहां पे ये कहते हैं कि स्विंग स्टेट की वजह से जो जीत हो गई है। आप इस बात को नहीं समझते क्या कि ये हो सकता है? देखें बात आप ये मैंने जो पहले जो बात स्टार्ट की थी ना अब्दुल्ला, कि जो ये है बेसिकली ओवरऑल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फेलियर है ये, या जो हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत की राग अलापा जाता है। कहा जाता है कि इस वक्त जो है वो जमहूरियत दुनिया के अंदर अगर आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, वो सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस पे बात हुई थी कि इस वक्त बाकायदा तौर पे जमहूरियत चाहे जैसी भी है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूँ कि डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस जो है वो मौजूद हो नहीं सकती है। इसके ऊपर जो है वो मोदी की बात हुई थी, फिर अमेरिका की जो बात है जिसे आप बादशाह कह सकते हैं डेमोक्रेसी का ना, लेकिन वो वहां पर जब इस किस्म के वाक़यात नजर आते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की जो वर्किंग क्लास है, वहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनको उस तरीके से सब ये देखें वो ये सारी होती है, एक बेचैनी होती है, जो भी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर होता है उसके खिलाफ ये बेचैनी का रिएक्शन है। देखें इवेंट्स के ऊपर मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ, हमारे जो सीनियर तजज़ियाकार हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अब ये कैपिटल हिल्स को मैं थोड़ा सा अपने जो व्यूअर्स हम लोग को देख रहे हैं उनको सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन बताऊं कि कैपिटल हिल्स क्या चीज है। कैपिटल इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के तनाजुर में अगर ये बात की जाए कि 126 दिन का जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक धरना हुआ था, जिसके अंदर जो है डॉक्टर ताहिर कातरू जी ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो हमला किया जाए, या रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था और वो पूरी दुनिया के अंदर एक जगहसाई का बायस बना था। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि कैपिटल हिल के ऊपर जो है वो यहाँ पर लोग आवाम ने हमला किया है वहाँ पर, और वहाँ पर लोगों को जो है बंकर्स के अंदर छुपना पड़ा है। बहुत सारे रिपब्लिकन्स ने जो है वो रेजिग्नेशन दिए हैं। ये जो डिसाइसिव टाइम आया है इस वक्त, जो पूरी दुनिया की जो एक लिबरल डेमोक्रेसी है वो अचानक नहीं आया है। बात देखिए, मैं फिर आपसे बात करूं कि ये एक इतनी ऐसा था कि ट्रम्प की जो पोजीशन थी, देखें अब बात ये होती है कि व्हाइट सुपरमेसी के नारा ट्रम्प क्यों लगा रहा था, वो इस वजह से लगा रहे थे ना कि अमेरिका के अंदर जो दूसरे लोग हैं वो वापस अपने ममालिक के अंदर चल जाए, क्योंकि यहाँ पे जॉब क्राइसिस बहुत सीरियस है। वहाँ के रहायशियों को, वहाँ के रहने वालों को जॉब्स नहीं मिल रही, वहाँ पे लाखों के करीब अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। तो और अगर जब यहाँ के जितने भी जो सेटलर्स हैं, यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, वो वापस अपने मुल्कों में चले जाएंगे, तो यहाँ पे जॉब्स जो खाली होंगे वहाँ पर। अमेरिका की प्राइमरी सिचुएशन के ऊपर भी आएंगे। और प्रोफेसर साहब आपकी जरा बताना चाहूंगा, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये फरमा रहे हैं कि ये तो अभी लड़ाई का आगाज़ है, क्योंकि अमेरिका को हमने अगर अजीम बनाना है तो इस तरह से स्टार्ट लेना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अमेरिका में एक सोच है, और जो अमेरिकन डीप स्टेट है ना वो इस वक्त बहुत फाल है। और जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसकी इस वक्त फहम ये है कि अगर हमने अमेरिका को इस वक्त संभाला नहीं दिया, अमेरिका मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, अपनी ग्लोबल लीडरशिप को रिटेन करने की तरफ वापस नहीं गया, तो ये एक ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड का, क्योंकि अमेरिका लीड करता है वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि फिर वो समझिए संभाले ना संभलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त टोटली जो अमेरिकन डीप स्टेट है इट इज स्ट्रांगली बिहाइंड बाइडेन। और इसी तरह लिए आपको एक बहुत वाज़ेह शिफ्ट नजर आता है अमेरिकन मीडिया में। अगर आप इसी मीडिया को देखें जब ट्रम्प पावर में आए थे, और इस मीडिया को आप आज देखें तो उसमें एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है। तो एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे भी होती है, लेकिन जो अमेरिकन डीप स्टेट है इट इज मच लार्जर।
वो सिर्फ अमेरिकन फौज नहीं है, वो अमेरिकन थिंकिंग टैंक्स हैं, वो अमेरिकन फोरकास्टिंग ग्रुप्स हैं, वो इट्स अ मच लार्जर, वो सचमुच डीप स्टेट है। लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार में सेंटर में ये हुआ क्या है, ये जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि सडनली उन्होंने बीच में ये कह दिया कि मैं तमाम तर जंगें मैं लड़ूंगा और मैं अदालत का भी रुख करूंगा, और व्हाइट हाउस में रहते हुए उन्होंने ये बात का बावर करवा दी थी कि मैं व्हाइट हाउस छोड़ूंगा नहीं, लेट्स सपोज अगर मैं इलेक्शन हार भी जाता हूं आने वाले दिनों में। देखिए, ट्रंप एक गैर रिवायती प्रेसिडेंट है और ट्रंप गैर, उनके तमाम वतीरे गैर रिवायती थे और वो पॉलिटिशियन नहीं है, ही वाज अ बिजनेसमैन प्रेसिडेंट। ये बात तो आप, और कॉर्पोरेट सेक्टर ने उनको उस वक्त सपोर्ट किया था जब वो लाए, और जब वो तमाम ये बातें कर रहे थे, आप इस बात को जहन में रखिए कि बावजूद उसके कि उन्होंने जुडिशरी में रिपब्लिकन जजेस के अपॉइंटमेंट्स किए और अपॉइंटमेंट्स भी गैर रवायती तरीके से किए, इसके बावजूद जब उन्होंने जुडिशरी का दरवाजा, अमेरिकन जुडिशरी का दरवाजा खटखटाया, तो उन्हें हर जगह पर शिकस्त का सामना हुआ। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त बाइडेन इसलिए भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि सेनेट जो है वो डेमोक्रेट्स के पास आ गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि अमेरिकन सिस्टम में रेजिलियंस है, वो इस क्राइसिस को जो आपने देखा, इस क्राइसिस को तो वो गुजार देगा, और ये ऑपरेशनल क्राइसिस था। जो मसले हैं वो बड़ी बात ये है कि अमेरिका पोलराइज हो गया है, अमेरिका में क्लस्टर्स हो गए हैं। बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन पॉपुलेशन का ये समझता है कि ट्रंप सही है, उनकी पॉलिसी सही है। अगर प्रोफेसर साहिबा अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू हो गए तो फिर आप क्या समझती हैं, अमेरिका का मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? फिर मैं अमेरिका का मुस्तकबिल ये देख रही हूँ कि इस वक्त आप अमेरिका वीक फुटिंग पर है, राइट, और इसीलिए बहुत बात हो रही है चाइना और अमेरिकन कन्फ्रंटेशन की और शिफ्टिंग ऑफ द फल्क्रम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की, और जो कन्वर्जेंस आप देखते हैं बिटवीन चाइना एंड रशिया, वो भी इसी बात की अकास है। और अमेरिका में ये कोशिश है कि ये ना होने दिया जाए, इसको रिवाइव किया जाए, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाएं, जिन ट्रीटी से बाहर आ गए हैं अमेरिका वहां वो वापस जाए ताकि अमेरिकन लीडरशिप रिस्टोर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दे वांट टू हील अमेरिका, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी हील करें उसको, वो जख्मी है अमेरिका, ये समझिए उनका सोच फहम ये है कि उसको सही करने की जरूरत है, उसको हील करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ट्रम्पिज्म जो है वो तकरीबन एक बड़ी डीप रूटेड लेगेसी बन गई है और वो वहां अभी चलेगी। बाइडेन आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ वो करना चाह रहे हैं उसके हवाले से बहुत चैलेंजेस है। अमेरिका ये कर पाएगा, मेरा ख्याल है किसी हद तक कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की जंग नहीं है, ये ग्लोबल लीडरशिप की जंग है। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी। और फिर देखिए कि जो चीजें साथ हो रही हैं वो भी देखिए ना, कल ये कैपिटल हिल पे ये सूरत हाल हुई है और पेंडेमिक के मैक्सिमम केसेस कल जो हैं वो रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी पे बात करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नैयर साहब को भी जो है शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। प्रोफेसर साहिबा, आप ही के सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा, ग्लोबल लीडरशिप किस जानिब जा रही है, लेकिन मेरा आपसे नैयर साहब एक कानूनी सवाल जो है मैं ये जानना चाहूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं और अमरीकी आइन और वहाँ का दस्तूर क्या कहता है इन तमाम सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए? जी, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात पूछी है, क्योंकि ट्रंप को थोड़ा सा ये स्मेल हो गया है कि शायद उसको इम्पीच कर दें और फिर बाद में उसको इसके ऊपर केस चला के जेल भेज दें। तो उसने एक बड़ी नई बात की है जो आज तक अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को, जैसे कहते हैं कि माफी दे दूं, मैं अपने आप को, प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी तो होती है कि वो किसी को भी माफ कर सकता है। उसने कितना ही बड़ा जुर्म किया, अभी आपको पता है कि कत्ले आम करने वाले जो अमेरिकन ट्रूप्स थे और जिनको कि अमेरिका में सजा हुई थी, उनको भी इन्होंने माफ कर दिया, इराक में जो वाक़या हुआ था। तो अब ये खुद कह रहा है कि मैं अपने आप को, आपको हंसी नहीं आती इस तरह की चीजें सुन के? नहीं, हंसी की बात नहीं है, एक्चुअली हंसी की बात है। अगर नैयर साहब आप मुझे इजाजत दें। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ एक टर्म किया है, तो वो 12 कहते हैं कि मैं दोबारा इलेक्शंस लड़ूंगा। देखिए, और मुझे नहीं लगता कि जो डीप स्टेट है अमेरिका की वो ये अफोर्ड कर सकती है कि ट्रम्प दोबारा इलेक्शन लड़े। तो अगर उनकी इम्पीचमेंट हो जाती है तो उनको रोकना एक तो उनको रोकना है कि वो दोबारा इलेक्शंस ना लड़े। दूसरी बात है कि ये सिर्फ ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प का पूरा खानदान है।
उनके सन इन लॉ, उनकी बेटी, सबने कोई ऐसी काम किए हुए जो एक्चुअली उनके ऊपर केसेस चल सकते हैं और उनके लिए बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। इस तरह की हरकतें, फिर उसके बाद इस तरह के बयानात, आप ये नहीं समझती हैं प्रोफेसर साहिबा कि अपना तमस्खुर खुद उड़वा दिया उन्होंने? नहीं, तमस्खुर, देखिए ट्रम्प इस किस्म के प्रेसिडेंट नहीं है कि उनको रियासत, अमेरिकन रियासत की फिक्र हो। उनके लिए ये सेल्फ सर्वाइवल की जंग है। और इस तरह की प्रेसिडेंट का ताकत में आना अमेरिका के लिए बिल्कुल नई बात है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ था वो निक्सन था। निक्सन ने भी जो बगिंग की थी वो रियासत के लिए की थी, अपने मफाद के लिए नहीं की थी। बट ये तो वो प्रेसिडेंट है जो अपनी पर्सनल सर्वाइवल के लिए स्टेट को, मुल्क को, उसकी जमहूरियत को समझिए दाव पे लगा रहा है। और जो कैपिटल पे हिल पे हुआ, उसकी वाकई उसकी वजह से अमेरिका मजाक बना पूरी दुनिया के सामने। ठीक है अली भाई, अमेरिका मजाक तो बन गया है ट्रम्प की हरकतों की वजह से, लेकिन अली भाई आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इस तरह की चीज़ किसी और कंट्री में हो जाती, यही सिनेरियो, यही सिचुएशन अगर होती, तो अमेरिका के बयान फिर आप क्या समझते हैं कैसे होते अगर ये चीज़ अमेरिका ने खुद पहले ना की होती? नहीं, देखिए हमें तो नजर आता है ना ये सारी चीजें कि किस तरीके से वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और जमहूरियत की बहाली के लिए और इस किस्म की स्टेटमेंट हमें जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी और दीगर दुनिया के जो अफ्रीकी ममालिक हैं या ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उसके हवाले से हमें इनके स्टेटमेंट नजर आते हैं। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको, जो प्रोफेसर साहिबा बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रही है, बहुत अच्छी बातें कर रही है। जो डीप स्टेट एक्टर्स है ना वो वाकई हर जगह एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन मसला ये कि अब मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अब डीप स्टेट एक्टर्स भी लाइक पाकिस्तान जो है ना वो अब एक नहीं रहे। इन लोगों की भी आपस में लड़ाई है। अब आप यकीन करें कि ये बाकायदा, ये कोई मेरा तज्जिया नहीं है, ये बाकायदा अपना बुक्स के अंदर लिखा जा चुका है कि पेंटागन और CIA के अंदर के दरमियान कितनी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स है और वो किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के जो एक्शंस होते हैं वो उनको वायलेट करते हैं और उनके ऑर्डर्स को नहीं मानते ना। और CIA जिस तरीके से एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन चुकी है खासतौर पर 9/11 के बाद, और वो पेंटागन की किस तरीके से जो उनके एक्शन होते थे अफगानिस्तान में उनको वो फेल किया करते थे और मुख्तलिफ जो है उनको बताया जाता था। तो ये भी इसी तरीके से मैं बताऊं कि यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जो कुछ भी नजर आ रहा है ये भी जो डीप स्टेट एक्टर्स की आपस की लड़ाई भी बात लगती है। लेकिन ये सब चीजें देखें हमारे तज्जिए हो सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 42 के करीब मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ हवाले से जो है वो एक तहरीकों का आपको नजर आता है। आपको चाहे वो फ्रांस में नीली वेस्ट की हो या ताइवान के अंदर हो, चाहे वो ईरान के अंदर हो, चाहे वो इराक के अंदर हो, चाहे वो सऊदिया के अंदर हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, मुख्तलिफ आपको एक तहरीकों का दौर जो है ना ये नजर आ रहा है। अब दुनिया जो है वो उस तरीके से वो दुनिया नहीं है जो आज से 4-5 साल पहले थी। टेक्नोलॉजी का दौर है। आप जो है फेसबुक लाइव के जरिए जो है फ्रांस में नीली वेस्ट के प्रोटेस्ट आप उठा के देख सकते थे और फ्रांस की डीप स्टेट्स ने किस तरीके से इस नीली वेस्ट के जो बड़े प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए एक इंतहाई शोशा छोड़ा और पूरी दुनिया के जो है वो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। लेकिन इसका फेलियर ये हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो मूवमेंट थी वो खत्म कर दी गई। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर होता है या UK के अंदर जो मजलिसें थे, जो दौरे गुलामी की यादगार होते थे, जो गुलामों की तिजारत करते थे, वो लोग उन लोगों के मजलिसों को जिस तरीके से तोड़ा गया है, तो ये वो दौर नहीं है, वो वक्त नहीं है जिसके पर आप पुराने हालात और वाकयात की बुनियाद के पर आप तजिया कर सकते हैं। ये तहरीकों का दौर है। यहाँ पर हर शख्स जो है वो, और सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, अब बात ये हो रही है कि जो यहाँ पर के अगर अमेरिका जो है वो एज ए इंपीरियलिस्ट पावर के अपना रोल इस दुनिया में आप अदा करने से खासिर है तो कोई दूसरा कौन आएगा? तो लोगों की वो चाइना की, अली भाई इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा अपनी। आज से तकरीबन 2 साल कबल, अब प्रीवियस सिनेरियो में बात कर लेते हैं, आज से 2 साल कबल भी इस तरह की चीज हो चुकी है। कैपिटल हिल पे जब भी हमला हुआ था, लेकिन बरतानवी साम्राज्य का उस वक्त गलबा था यहाँ पे। तो इट्स मीन दैट कि नई सोच अब यहाँ पे उठ रही है, नई सोच की लहर उठ रही है। देखिए एक होता है प्रोडक्टिव दौर और एक होता है काउंटर प्रोडक्टिव दौर। ये मैं बड़े टेक्नोलॉजिकली जो है ना वो इसको अब ये खास तौर पे अब जैसे पाकिस्तान के तनाजुर में बात करूं उनको तो ज्यादा हमारे जो है वो नाज़रीन समझ सकते हैं कि जो जिया का दौर था या इसके बाद का दौर था ना वो एक इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव दौर था जिसके अंदर जो है मूवमेंट्स बड़ी बुरी तरीके से क्रश की गई और लोग अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे, आवाज दबा दी गई थी। तो ये इसी तरीके से अब लेकिन अब जो ये जो यंगस्टर खास तौर पे जो 9/11 के बाद की जो जनरेशन है वो
वो बाज़ाहिर जो है वो हमारे जो करंट एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस है, जिसमें नवाज शरीफ आते हैं, जिसमें इमरान खान, पीपल्स पार्टी, वो उन लोगों को तो नहीं मानती, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो आपको सड़कों में, कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट की सूरत में, वर्कर्स की प्रोटेस्ट की सूरत में नजर आती है ना। इसका मतलब ये है कि वो लोग पॉलिटिकल है, लेकिन जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम जो हमें मीडिया दिखाता है वो उसको फॉलो नहीं करते। कि नई चीज, नया फिनोमिना पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रहा है। अब वो डेमोक्रेसी जो रिपब्लिक्स हो गए, या अब इसके पर भी बात हुई है कि वहां पर एक प्रोटेस्टर है, उसने कहा था कि हम अमेरिका को एक सोशलिस्ट स्टेट नहीं बनने देंगे। ठीक है अली भाई, इसी चीज को यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन मेरे पास वक्त थोड़ा ज्यादा नहीं है क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन ये बात जरूर करेंगे वापसी पे कि अमेरिका क्या आने वाले दौर में अपनी सुपर पावर की हैसियत क्या खोता चला जा रहा है, और अमेरिका का आने वाले दिनों में मुस्तकबिल अब क्या होगा। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बात हो रही है सुपर पावर अमेरिका के हवाले से, और ये बात जाते जाते मैंने कही थी कि लेट्स सपोज अगर अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत खो देता है तो अमेरिका का आने वाले दिनों में मुस्तकबिल होगा क्या। अली असद भाई आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी बात को मैंने रोक दिया था, वहीं से शुरू कीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हाँ अब्दुल्ला, देखें अब ये जो खास तौर पे जो 2021 का जो साल है, इस दौर की में अगर हम जो है इस वक्त 7 जनवरी को बैठ के अगर हम तजिया करें, तो अमेरिका एज ए सुपर पावर के अपना रोल अगर खो रहा है, तो क्या इसके अगेंस्ट के अंदर बात ही होती है कि कौन आ सकता है। क्या हम इसको चाइना की तरफ देखें, लेकिन अब अगर हम देखें कि जो ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो मुख्तलिफ रियासतों से उनके एसेट जो हैं वो ज्यादा हैं, और वो किसी आप जैसे ट्रम्प के हवाले से बात की जाए या मोदी के हवाले से बात की, जो कि हम पाकिस्तानी नाज़रीनों को सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये सब बिजनेसमैन कंपनियों के नुमाइंदे हैं। ये खुद ट्रम्प जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के इन्वेस्टमेंट की वजह से वोट लेकर आए थे, और इसी तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प अब खुद जो है वो एक मल्टी बिलियनर एक बिजनेसमैन है। अब वहां पर आप ये देखेंगे, अब इसी तरीके से मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर कि चाइना जो है, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है, लेकिन जो चाइना का जो मोबाइल हुआवी है, हुआवी के अंदर एक, ये मैं इसको सुनिएगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नया इंपीरियलिस्ट रोल कौन अदा कर सकता है, कौन अदा नहीं कर सकता। इसका जवाब मेरी इसी बात के अंदर है कि उसके अंदर एक चिप लगती है जो कि एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है वो बनाती है। अब अगर अमेरिका ने जो है वो हुआवी कंपनी के ऊपर अगर वो चाइना की वो पाबंदी लगाता है, तो इसका मतलब ये कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी जो चिप्स जो है, जो कि बिलियन ऑफ की तादाद में वो बनती है, उसके पर पाबंदी लेंगे, तो अल्टीमेटली अमेरिका का भी एक रोल जो है वो, अमेरिका का भी एक नुकसान है। तो अब ये जो है बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनियों की और मल्टी कॉर्पोरेशंस की जंग है। इसके अंदर पहले भी सुनने में आया, इज दैट ट्रू? जी क्या कह रहे हैं? इस तरह की चीजें पहले भी दीगर और भी मोबाइल की कंपनी के हवाले से सुनने में आई है, इज दैट ट्रू? ये बिल्कुल ट्रू है कि देखें, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के मफादात है। हर एक नेशन स्टेट सिस्टम का या नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हमें पढ़ाया जाता था, मदर स्टेट है और रियासत माँ की तरह, अब वो कॉन्सेप्ट में इस तरीके से नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अब ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के मफादात होते हैं, जिसकी बुनियाद पर रियासतें दूसरी रियासत के साथ जो है वो मुआहदे करती हैं और उनको तोड़ती हैं। यहाँ पर हमें जो है वो मजहब की बुनियाद के ऊपर और कौमियत की बुनियाद के ऊपर जो है कहा जाता है कि जो है रियासतें जो है अपने मफादात जोड़ती हैं, जो कि अब ऐसा नहीं है। ईरान के जो है वो सऊदीया के साथ भी कुछ मुआहदे हो सकते हैं, इंडिया के साथ भी हो सकते हैं, यूरोप के साथ हो सकते हैं, अमेरिका के ईरान के साथ हो सकते हैं। ये जो बज़ाहिर हम लोगों को लगता है कि एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन है, लेकिन मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं जिनके इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब वो जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइप की जो कन्वेंशनल वॉर का सिस्टम है वो अब गुजर चुका है, जहाँ पर अब जो है
वो सारी पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमी की जंग चल रही है और हर किसी की किसी न किसी ममालिक के साथ मफादात हैं। तो वो बज़ाहिर जो एक बादशाह का एक रोल होता है जिसके अंदर जो है वो एक बड़ा से बादशाह होता है और वो एक इम्पीरियलिस्ट रोल अदा करता है। अमेरिका हो सकता है कि उस तरीके से वो रोल अदा करे। फिर दूसरा हमें नजर आता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आवाम की एक मूवमेंट है वो किसी न किसी बुनियाद पे फ्रांस में जो है वो हिजाब पहनने के उतारने के ऊपर पाबंदी है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वो ईरान के अंदर जो है वो किया जा रहा है कि हम वो हिजाब उतारने के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन बेसिकली वहाँ का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके हवाले से अवाम के अंदर की बेचैनी इसका इजहार हो रहा है ना अब्दुल्ला। अब वहाँ पर एट द सेम टाइम नीली वेस्ट का जब प्रोटेस्ट हुआ था वो डीजल की प्राइस के बढ़ने के ऊपर हुआ था, तो एट द सेम टाइम ईरान के अंदर भी वो पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पर हमें हर जगह इस किस्म की ब्लैक लाइफ मैटर के जो जॉर्ज कितने ब्लैक्स को इससे पहले मारा जा चुका है, कितना जो है वो अमेरिका की डीप स्टेट्स ने जो है वो या अफगानिस्तान की जो हीरोइन की काश्त है, हीरोइन को जो है वो अपने वो कालों के इलाके के अंदर फैलाई है और वहां से पैसे कमाए हैं। ये दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन अब वो जो है एक जॉर्ज फ्लाइड का वाक़या जो कि एक डिसाइसिव टाइम था जिसपे वो आखिरी जंग पड़ी और उसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। ये इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं जिसके अंदर हमें नजर आता है कि जब वो 74 मिलियन वोट लेकर ट्रंप हारता है तो उसके खिलाफ जो है वो व्हाइट गोरे भी और ब्लैक भी जो है वो निकल कर आते हैं कि नहीं ट्रंप को वापस जो है वो और जो ट्रंप जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए एक हैरानकुन तब्दीलियां पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रही हैं आपको, जो कि आज से 5-10 साल पहले। ठीक है अली भाई, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन की तरफ भी मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। हमारी दुनिया एक बहुत बड़े पैंडेमिक से इस वक्त गुजर भी रही है, साथ ही साथ वैक्सीन के आने की बातें भी की जा रही है। नैयर साहब, सवाल आपसे है, और इन्हीं हालात में अमेरिका में सवाल उठना कि कैसा होगा नया साल, और पिछले साल में हमने क्या खोया क्या पाया, अगला साल अब कैसा आने वाला है। और साथ ही साथ एक बड़ी कुव्वत का सवाल है, क्या अमेरिका आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अब डूबता हुआ जहाज है? देखिए, अमेरिका डूबता हुआ जहाज है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तारीख ये जरूर कहे। लेकिन जिस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कि वक्त अब बता रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए? आप देखें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो जो नए लोग आएंगे ना उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस डूबते हुए जहाज को बचाया जाए। लेकिन ये जरूर तारीख याद रखेगी कि एक गलत शख्स की सिलेक्शन में ये जो इनका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पूरी अमेरिका जैसी ताकत को जिसको कि आप बमों से और मिसाइलों से शिकस्त नहीं दे सकते थे, उसको ऑलमोस्ट टुकड़े टुकड़े करने की तरफ धकेल दिया है। और वो ये है कि इनका जो जमहूरी निज़ाम है जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ कि डिफेक्टिव है, और वहाँ पर जो इलेक्शन होता है उसमें आप यकीन जाने ट्रंप ऐसे ही नहीं रो रहा, जो कुछ वो कह रहा है उसमें से काफी हद तक सदाकत है, उसके साथ हाथ हुआ है इस इलेक्शन में। उसको पहले ही पता था कि जो ये आपके पोस्टल बैलेट आएंगे इसमें मेरे साथ हाथ होगा। इसी तरह से हिलरी क्लिंटन के साथ भी हाथ हो चुका है। तो अल्लामा इकबाल ने इन्हीं के जमहूरी सिस्टम के बारे में एक बड़ा अच्छा शेर कहा है कि जमहूरी इस्तबदाद देव इस्तबदाद जमहूरी कवामे पाए को तू जिसे समझा है आजादी की नीलम परी। देव इस्तबदाद है ये, लेकिन जमहूरी कवामे पाए कूब है। लेकिन आप कह रहे हैं हिलरी क्लिंटन के साथ हाथ हो चुका है, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने तो आसानी से मान लिया, उन्होंने मान लिया था कि स्विंग स्टेट के साथ ही तो ये भी मान लेते, दावे इतने बड़े बड़े इनकी जानिब से। अच्छा, बात अमेरिका की हो रही है, दुनिया की हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है साहब, यहाँ पे पाकिस्तानियों के हवाले से बात कर लेते हैं। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों का आप क्या समझते हैं कि किसी किस्म का कोई खतरा लाहक है? देखिए, दुनिया जो है काफी हद तक अनस्टेबल है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। इसमें ये कोरोना जो है, जैसे कि अभी हुमा साहिबा ने फरमाया कि अमेरिका में सबसे ज्यादा उसके अटैक हो रहे हैं, और इस तरह से कोरोना फैल रहा है तो इसकी वजह से माशी सरगर्मियों पर तो असर पड़ रहा है। लेकिन जो वहाँ पाकिस्तानी हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल मतलब ये कि डॉक्टर्स हैं, इस तरह के नहीं है कि अगर माशी सरगर्मी पे असर पड़े तो जैसे दुबई में है कि मजदूर वापस आने शुरू हो जाए। वहाँ पर जो हमारे लोग हैं ना, उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं शोल्डर्स रब किए बेस्ट ऑफ द बेस्ट से, तो तभी वो सरवाइव कर रहे हैं। वहाँ पर लेबर फोर्स नहीं है अमेरिका में, और वो लोग इंशाल्लाह वहाँ जैसे तैसे जो है वो गुजारा करते ही रहेंगे उन हालात। ठीक है अली भाई, इसी सूरत हाल को देखते हुए क्या ये नहीं क्या कहा जा सकता कि आज अमेरिका खुद अपनी लगाई हुई आग में आज जल रहा है? नहीं अब्दुल्ला, देखें ये कोई इसको थोड़ा
थोड़ा सा जज्बात से हटकर जो है ना हमें बाकायदा तौर पर इसका पॉलिटिकली तजिया करने की जरूरत है। अच्छा। कि अब मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी होती है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जो अमीर लोगों के मफादात को ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है बनिस्बत गरीबों के, वहाँ पे जॉब क्राइसिस है, वहाँ पर इकोनॉमिकल एक इंतहाई फ्रेजाइल सिस्टम है। बिलियन ऑफ 83 बिलियन डॉलर जो है वो 83 बिलियन डॉलर आई थिंक मैं इस वक्त मैं कंफर्म हूँ कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी कि वो उसने जो है वो अफगानिस्तान की एक सो कॉल्ड जंग के अंदर 9/11 के बाद जो है वो झोंके उसके बाद फिर हजारों की तादाद में वहां पर जो जिस तरीके से फौजी अपने कॉफिन बॉक्स के अंदर वापस गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट अमेरिका की पूरी एक मुआशरे के ऊपर, सियासत के ऊपर पड़ा है। बात ये होती है, देखें प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने जो बात करते हैं ना, वो खुद अमेरिका के अंदर देखकर अमेरिकी जो डेमोक्रेसी को जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो यही बात कहते हैं कि अमेरिका के जो 700 के करीब जो फौजी अड्डे पूरी दुनिया के अंदर मौजूद और बिलियन ऑफ बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो उसने अपनी इंपीरियलिस्ट रोल को अदा करने के लिए वहाँ पे की गई है, उसकी वजह से खुद अमेरिका उसने अपनी होमलैंड सिक्योरिटी को जो है वो दांव पर लगा दिया। वहाँ पर हेल्थ सिस्टम कितना बर्बाद हो चुका है, वहाँ पर एजुकेशन किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है, ये सारा का सारा इम्पैक्ट इस बुनियाद के ऊपर ही आ रहा है कि अमेरिका ने एज ए इंपीरियलिस्ट रोल पूरी दुनिया में जो प्ले किया है और उसमें सारी अपनी तवानाई और बस वाली में टाइम बहुत कम है। आप मुस्तकबिल के हवाले से बता दीजिएगा, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि नैयर साहब की जानिब भी जाना, मुझे सिर्फ 10 सेकंड आपके पास है, बिल्कुल मुख्तसर से बताइएगा। मैं अब्दुल्ला मैं अपनी बात को इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि ये चीजें रुकने वाली नहीं है। वहाँ पे एक आवाम का प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलेंगे और आगे आइंदा 4-5 सालों के अंदर आप बड़ी और मजीद तब्दीलियां वहाँ पर देखेंगे और हैरान कुछ तब्दीलियां। नैयर साहब आप क्या कहेंगे अमेरिका के मुस्तकबिल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकत के बाद? अमेरिका का मुस्तकबिल जो है वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लेके चला था ना कि नेटो से निकल जाओ, यूएन से निकल जाओ, उनका मुस्तकबिल जो है वो अगर दोबारा अपने ग्रुप्स को वापस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, नेटो को, यूएन को और इस तरह के मुल्कों को, फिर तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, वरना फिर इसी तरह आइसोलेट होते रहे। ठीक है। अली औसत साहब सीनियर एनालिस्ट और तज्जियाकार और सहाफ़ी, और साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद थे सैयद नय्युरुद्दीन साहब जिन्होंने लाहौर से में ज्वाइन किया था, सीनियर एनालिस्ट, और उनके हमरा मौजूद थी प्रोफेसर हुमा बकाई साहब जो कि माहिर आलिम उमूर हैं। आप तीनों का हमारे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब पॉइंट ऑफ व्यू में आखिरी व्यू मैं यही अपना देना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जमहूरियत की दावेदार, और वादे बहुत किए अमेरिका ने, दावे बहुत किए जमहूरियत के हवाले से, लेकिन उन तमाम तर दावों और वादों की कलई खुल गई है। डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकत के बाद देखना यह है कि अमेरिका कब मुस्तकबिल होगा। कि अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।